मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं और एक नया एक्ट फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हूं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने देखा होगा, मैंने मेरे वीडियोस के जरिए कम से कम 4-5 आपको एक्ट समझा दिए थॉरोली, और आज फिर एक नया इंटरेस्टिंग एक्ट लेके आपके सामने है। देखो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसको हम भारतीय साझेदारी अधिनियम कहते हैं, क्या कहता है ये। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी था, कंपनी में हमारे लॉ ने अपना पूरा प्रेशर और पूरा इंस्ट्रक्शंस रखा है, लेकिन पार्टनरशिप को इससे फ्री रखा है। पार्टनरशिप केवल लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो लॉ की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इवन देयर इज नो मैंडेटरी कंडीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। समझ रहे हैं, आपको इतना पता है। तो इसी चीज को मैं थॉरोली बताने वाली हूँ कि क्या है, कैसे है और किस तरह से इसमें काम होता है। जरा शुरुआत करते हैं। वही, जैसे आपको पता है, मैं हर एक एक्ट में एक प्रिंसिपल जरूर बताती हूँ आपको। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कुछ प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लैटिन लैंग्वेज में कहता है नेमो डेबिट इन कॉमन यूनियन इंटिटस टेनेरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नो वन शुड बी रिटेन्ड इन अ पार्टनरशिप अगेंस्ट हिज विल। कोई भी एक व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी साझेदारी में नहीं रह सकता। यानी अगर उसकी इच्छा है तो देन ही कैन रिटेन इन द पार्टनरशिप फर्म, अदरवाइज ही कैन रिजाइन। यहाँ पे लॉ ने कोई प्रेशर नहीं किया है कि जब तक कि उसकी जीवन है वो उस पार्टनरशिप फर्म में जुड़ा ही रहेगा। उसकी इच्छा है, जब तक इच्छा है वो तब तक उसमें जुड़ा रहता है। तो क्या प्रिंसिपल है, उसने कह दिया, यानी सारी की सारी चीज दारमदार जो कहना चाहिए पार्टनरशिप की एक इच्छा पर डिपेंड करती है। ये तो है इसका प्रिंसिपल। उसकी बात करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों हुई, हमें साझेदारी अधिनियम की क्या जरूरत आ गई थी। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की भी हमें जरूरत क्या आई थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब कुछ प्रोविजंस थे लेकिन क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी और डे बाय डे बढ़ रही थी, तो हमें एक जरूरत महसूस होने लग गई थी अलग से एक नए एक्ट की, जिसमें कुछ नई चीजें भी आ जाएं जो हमारे अब कमर्शियल वर्ल्ड में हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही पार्टनरशिप में हुआ था। जो 1872 का जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसका चैप्टर 11, कौन सा चैप्टर? 11 चैप्टर का जो सेक्शन 239 से 266 तक के सेक्शंस है, वो सारे पार्टनरशिप को कवर करते थे। यानी साझेदारी अधीन जो बिजनेस है उसमें क्या काम कैसे होगा, उन सब के लिए जो धाराएं मेंशन की गई थी आईसीए 1882 में, तो वो ये कहते हैं कि 239 से 266 तक की थी। अब क्या हुआ कि वही वाली बात, इसमें भी वही कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई, कुछ नई बातें आनी थी, कुछ जरूरतें ऐसी हो गई थी, कुछ मार्केट की नीड्स ऐसी आ गई थी, तो इस वजह से नया एक्ट बना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर 11 था और उसमें जो ये सेक्शंस थे, ये सारे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थे, और ये इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के ऊपर बेस्ड थे। कौन से एक्ट में? इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे बेस्ड थे। और इसमें चाहे कॉमनवेल्थ से जो रिलेटेड कंट्रीज थी, कॉमन लॉ जो कंट्रीज में था, वो और यूएसए, वो सब लोग इसी लॉ को फॉलो कर रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया में फिर जरूरत महसूस होने लग गई थी कि ये एक्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं था, तो 1932 में हमने एक नया एक्ट बना लिया, उसका नाम दे दिया था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब जो पार्टनरशिप एक्ट बना, उसका आपको मैंने बता रखा है कि सेक्शन 1 जो होता है वो उसके एनफोर्समेंट को शो करता है, और सेक्शन 2 जो होता है उसकी डेफिनेशन को बताता है। तो हम बात करते हैं इसके सेक्शन 2 ने क्या क्या चीजों को बताया। बहुत सारी चीजों को बताया। मैंने आपको यहाँ पे 5 हिस्से कर दिए हैं, इसके 5 चीजों को बताया था इसने, और क्या कहा, कैसे कहा, वो मैं आपको बताती हूँ। इसने वो 5 बातें क्लियर करी। सेक्शन 2 ने एक एक्ट ऑफ फर्म, यानी एक फर्म का एक्ट क्या होगा, तो उसमें मैं बता दूं, एन एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm। ये कहता है ये वो एक्ट होगा फर्म का जिसमें किसी भी फर्म के जो सारे साझेदार हो, चाहे तो वो या कोई एक साझेदार, सबकी तरफ से बिजनेस करेगा, और एनफोर्सिबिलिटी उसे लॉ से मिल जाएगी कि वो ये बिजनेस कर रहा है। ये तो हो गया एक्ट ऑफ फर्म। सेकंड कहता है बिजनेस, यानी बिजनेस क्या करेगा, तो बिजनेस के बारे में ये कहा गया है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड
ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन से तरह का बिजनेस होगा, कौन सी तरह का बिजनेस नहीं हो सकता। हर तरह का व्यापार, हर तरह का धंधा, हर तरह का जो कहना चाहिए व्यवसाय, वो इसमें जुड़ा हुआ है। पार्टनरशिप किसी भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में हो सकती है। ये कह दिया इसके दूसरे पार्ट में। सेक्शन 2 के तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है? प्रेस्क्राइब्ड। क्या चीजें प्रेस्क्राइब्ड है? इसने कहा है प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। क्या नियम कहते हैं? मेड अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रार मीन्स द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 57 and includes the deputy registrar of firms and assistant registrar of firms appointed under subsection 2 of that section। ये कहता है कि इसमें प्रेस्क्राइब किया है कि रजिस्ट्रार कौन होगा और डिप्टी रजिस्ट्रार कौन होगा जो इस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करेगा। ये प्रेस्क्राइब्ड है। आगे की बात करते हैं थर्ड पार्टी, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं, और उसको तो हमने कह दिया पार्टनरशिप फर्म, और जो लोग कर रहे हैं उनको हमने कह दिया पार्टनर्स। अब ये थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने क्या कहा है? जो सेक्शन 2 है वो थर्ड पार्टी को मेंशन करता है। थर्ड पार्टी यूज द रिलेशन to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firm। यानी फर्म के साथ हर एक वो व्यक्ति जो डील कर रहा है या वो ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन वो उसका पार्टनर नहीं है, वो सब थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्टी। आगे कहता है एक्सप्रेशंस। पांचवा हिस्सा है सेक्शन 2 का एक्सप्रेशन, और उसके लिए कहते हैं एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। इस एक्ट ने एक्सप्रेशन को यूज तो किया है लेकिन डिफाइन नहीं किया है। एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो हमारा एक्ट है ICA, उसने इसको एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है। एंड शेल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट, और वही अर्थ इस एक्ट में लिया जाएगा जो उस एक्ट में था। यानी इस एक्ट ने एक्सप्रेशंस को डिफाइन नहीं किया है, केवल उसने इंक्लूड किया है। ये वो गहरी बातें हैं जो आपको किसी एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये कुछ बातें थी जो सेक्शन 2 में हिस्सों में बताई गई थी, उसको मैंने आपको सामने ले आई। अब शुरू करते हैं अपन पार्टनरशिप होती क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर होता है। जरा शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो अवधारणा है या जो ये कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है, जरा सा बात को समझने लगते हैं। पार्टनरशिप इन बिजनेस इज easily understood as two or more people coming together to do a business। ये हमें पता है साझेदारी किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बिजनेस को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, उसी को हमने साझेदारी कह दिया। साझा कर रहे हैं वो बिजनेस को, उसी को हमने साझेदारी कह दिया। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है क्योंकि हमारे इस एक्ट ने, जो 32 का एक्ट है, इसने कभी भी ये नहीं कहा कि इस फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जबकि आपको कंपनी एक्ट हमने पढ़ाया था और आपको पता है कंपनी एक्ट ये कहता है कि इनकॉर्पोरेशन हुए बगैर कोई भी कंपनी का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, यानी कंपनी का जन्म होना जरूरी है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी एक बात पे सहमत होते हैं कि अपन को एक बिजनेस करना है, तो ये मान लिया गया है कि हाँ फर्म का जन्म हो गया है। तो यहाँ ये कहा गया उसके रजिस्ट्रेशन को मैंडेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अब आगे की बात ये कहता है बहुत इजी है, लेकिन आगे की डिस्प्यूट्स को अगर हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बिजनेस कमर्शियल वर्ड है, अगर हमारे को इन डिस्प्यूट से बचना है, कोई भी वाद विवाद से बचना है, तो हमें इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना चाहिए। एक्ट हमें इसके लिए मैंडेटरी नहीं करता, लेकिन ये एक सजेस्टिव मोड है कि करवा लेना चाहिए, ताकि आगे अगर हमें कोई भी केस फाइल करना पड़े किसी पार्टी के अगेंस्ट में या किसी पार्टनर के अगेंस्ट में, तो हम एक सेफर साइड में हो कि हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। ठीक बात है। तो अब आगे की बात करते हैं कि पार्टनरशिप एक तरह से कलेक्टिव फॉर्म है लोगों की जो एक ही बिजनेस को कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो हमारे सेक्शन 4 ने इसको कवर किया है, और वो कुछ बातों को बताता है, 4 बातों को बताता है कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, फर्म का नेम क्या होता है। तो जरा मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 4 ने क्या कहा है। सेक्शन 4 ये कहता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम को बता रहा है। अब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or by any of them acting for all। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हर एक व्यक्ति जो एक बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसमें सब लोग जो एक
प्रॉफिट जो गेन कर रहे हैं उसको बांटने के लिए आपस में जब सहमत होते हैं तो हमने कहा ये पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप में वो बिजनेस चाहे तो सब लोग सबकी तरफ से करेंगे या कोई एक सबकी तरफ से करेगा, ये उनकी आपस की सहमति है। यानी 5 पार्टनर है, कोई जरूरी नहीं है पांचों पार्टनर मिलकर उस बिजनेस को रन करेंगे। इट मे बी हैपन कि कोई ए या बी या सी, कोई एक व्यक्ति फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए वो उस बिजनेस को कर रहा है और जो प्रॉफिट गेन करेंगे उस प्रॉफिट को वो 5 लोगों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप तो ये है। आगे ये बात कहते हैं, अगर हम बात करें कि पार्टनर्स कौन होते हैं, तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। उनको अलग अलग फॉर्म में, व्यक्तिगत रूप में हम उन्हें साझेदार कहते हैं। जब किसी एक बिजनेस या एक फर्म से जुड़ करके वो उस प्रॉफिट को शेयर करने में सहमत होते हैं तो वो लोग पार्टनर्स कहलाए हैं। और अगर हम बात करें फर्म क्या होती है, तो अगर इंडिविजुअली वो पार्टनर्स हैं तो कलेक्टिवली वो फर्म है। पॉइंट इज दिस, अगर 5 लोग या 50 लोग मिलके एक पार्टनरशिप को कैरी कर रहे हैं तो वो 50 लोग इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर उसे कलेक्टिवली फॉर्म में बात करेंगे दे आर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब आगे की बात कर रहे हैं, फर्म नेम क्या होता है, तो फर्म नेम कहता है द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। जिस नाम के, जिस टाइटल के तहत, अंडर द टाइटल ऑफ द फर्म वो लोग काम कर रहे हैं, वही उसका फर्म का नेम है। तो इस तरह से उस सेक्शन 4 ने बहुत सारी चीजों को क्लियरली बता दिया है कि क्या क्या कहाँ है। तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए और आपको एक बहुत अच्छा फायदा होगा अगर आप सिर्फ सेक्शन 4 को याद कर लो और फिर उसे अलग अलग तरह से लिख दो ना, तो आपको ये क्लियर करने में आसानी होगी कि हमने 4 बातों को क्लियर किया है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इस पे अगर आप सेक्शन 4 को थॉरोली लिख के आते हो। वरना जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सेक्शन 4 में केवल पार्टनरशिप को डिफाइन कर आते हैं, पार्टनर्स को या उसकी फर्म को या उसके फर्म के नेम को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इट्स माय सजेशन कि आप सेक्शन 4 को थॉरोली लिख के आइएगा। अब एक बात करते हैं, अगर बात करें कि बिजनेस में जो हमारे इंडिया में जो बिजनेस होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं और किस किस तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करेंगे तो लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं और कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं, अब 2008 में कुछ अमेंडमेंट हो गए हैं, आज से 12 साल पहले एक अमेंडमेंट हो चुका है, इस वजह से ये लायबिलिटी में कुछ करेक्शन हुए हैं। तो मैं आपको ये चीजें क्लियर बताती हूँ और जिस तरह के बिजनेस के फॉर्म्स है हमारे इंडिया में उसमें किस तरह की लायबिलिटीज मेंशन की गई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यानी एकल व्यवसाय जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हमें पता है एक दुकानदार की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब अगर बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ये कहता है अगर एक्टिव हो चाहे डोरमेंट हो। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, और जैसे जो एक पार्टनरशिप फर्म तो है लेकिन काम नहीं कर रही है, तो उसमें चाहे एक्टिव पार्टनरशिप हो चाहे डोरमेंट पार्टनरशिप हो, दोनों में ही जो लायबिलिटी की अगर बात होगी तो जॉइंट लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, सबकी जिम्मेदारी होगी और अनलिमिटेड होगी। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब आगे की बात कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया 2008 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है। देखिए, वैसे अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो मैं बता दूं ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से। और ये कहता है अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो एज पर द नेम, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब अगर बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF की बात करेंगे तो उसमें प्रोविजन है जो हमारे जॉइंट फैमिली बिजनेस का प्रोविजन होगा उस हिसाब से होगी कि लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर कोऑपरेटिव संस्था की बात करूं तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फैमिली ओन्ड बिजनेस की बात करें, जो हमारे फैमिली का बिजनेस होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो लिमिटेड होती है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। अगर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो भी लिमिटेड है क्योंकि लिमिटेड वर्ड लगे हुए हैं दोनों पे। अब अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, आपने सुना होगा PSU, मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियोस में PSU क्या होता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती हैं जैसे गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, और वो हमारे ये कहता है कि इसकी खास बात ये होती है कि फाउंड तो किया जाता नहीं, उसको स्थापित तो किया जाता है लेजिस्लेटिव से, लेकिन गवर्न किया जाता है उसे स्टैट्यूट से। विधान और संविधान ये दो अलग अलग बातें हैं, तो इन दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है और इसकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड।
अगर बात करूं अनलिमिटेड कंपनी की, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कई कंपनीज अनलिमिटेड भी होती है। मैंने कंपनी एक्ट में आपको क्लियर बताया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है लेकिन लिमिटेड भी होती है। तो अब अगर बात करूं अनलिमिटेड कंपनी होगी तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर इज नॉट लिमिटेड। तो ये कहता है अनलिमिटेड कंपनी तो है लेकिन लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर जो होगी वो लिमिटेड नहीं होगी। और लास्ट में आपको बताती हूँ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जो होती हैं, यानी जिसको अपन ने सिंपल कंपनी कहते हैं, जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। तो मैंने आपको अभी इस लास्ट पोर्शन में मेरे वीडियो में आपको ये चीज समझा दी है कि हमारे इंडिया में किस किस फॉर्म में बिजनेस हो रहा है और किस किस फॉर्म के बिजनेस की क्या क्या लायबिलिटी है। ये बहुत अच्छी नॉलेज आपको एनरिच करेगा अगर ये चीज आपको समझ में आती है। तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरी पूरी तरीके से कोशिश ये रहती है कि मैं आपको पूरी कंसेप्ट को क्लियर करूं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू।